Hello students, welcome to all of you in this online platform of महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट सागवाड़ा। आज के इस लेक्चर में हम ऑल्टरनेटिंग करंट के रिगार्डिंग कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। जैसा कि अभी हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर ऑनगोइंग है, जिसमें हमने ऑल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू, ऑल्टरनेटिंग करंट के पॉजिटिव तथा नेगेटिव हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू और हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या वर्ग माध्य मूल्य मान के बारे में हमने डिस्कस किया है। उसी क्रम में आज के इस लेक्चर में हम एलसीआर सर्किट के रिगार्डिंग कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हम एलसीआर सर्किट के बारे में हमारे अपकमिंग लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। उसी एलसीआर सर्किट के रिगार्डिंग पहले हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। तो हमारी फर्स्ट जो टर्म है वो है हमारी रिएक्टेंस, जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और रिएक्टेंस को हम हिंदी में कहते हैं प्रतिघात। रिएक्टेंस को हम हिंदी में कहते हैं प्रतिघात। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है वो किसी सर्किट में हम इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि उस सर्किट में हमें करंट को कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट होती है। या हम दूसरे शब्दों में अगर कहें तो रेजिस्टेंस जो है उसका जो मेन पर्पस है, उसका जो मेन फंक्शन है, वो किसी सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसको रेजिस्ट करना है या उसको कंट्रोल करना है। उसी रेस्पेक्ट में हमारा जो रिएक्टेंस टर्म है, जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारा प्रतिघात है, वो भी क्या करता है, करंट को कंट्रोल करने का ही काम करता है। मीन्स रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों क्या करते हैं, करंट को कंट्रोल करने का ही काम करते हैं, करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो भी करंट को कंट्रोल करता है और रिएक्टेंस है वो भी करंट को कंट्रोल करता है। लेकिन जो रिएक्टेंस है वो करंट को कब कंट्रोल करेगा, किस कंडीशन में ये करंट को कंट्रोल करेगा, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो मान लो कि कोई हमारा एसी सर्किट है और उस एसी सर्किट में अगर हमने कनेक्ट किया है इंडक्टर, जिसको हम कहते हैं कॉइल। एसी सर्किट में हमने क्या कनेक्ट किया है, इंडक्टर, जिसको हम कहते हैं कॉइल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रेरक। ठीक है, इंडक्टर हमने कनेक्ट किया है, या हमने उस एसी सर्किट में कनेक्ट किया है कैपेसिटर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संधारित्र। इसको हम कहते हैं संधारित्र। और संधारित्र को हम कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, और संधारित्र के बारे में हम डिटेल में चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। तो अगर हमने किसी एसी सर्किट के अंदर, प्रत्यावर्ती हमारा परिपथ है उसके अंदर, अगर हमने इंडक्टर को और कैपेसिटर को कनेक्ट किया है, तो इंडक्टर तथा कैपेसिटर के द्वारा करंट के मार्ग में उपलब्ध अवरोध है ना, या हम इसको कह सकते हैं कि द रेजिस्टिव फोर्स ऑफर्ड बाय द इंडक्टर एंड कैपेसिटर इन द पाथ ऑफ करंट इज नॉन एज रिएक्टेंस। ओके, तो यहाँ पर रिएक्टेंस की आप डेफिनेशन लिखते जाओ कि द रेजिस्टिव फोर्स ऑफर्ड बाय द इंडक्टर एंड कैपेसिटर इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नॉन एज रिएक्टेंस। या इसको हम अगर हिंदी में कहें तो प्रेरकत्व तथा धारिता। देखो, इंडक्टर को हम हिंदी में कहते हैं प्रेरकत्व और कैपेसिटर को कहते हैं हम संधारित्र। तो प्रेरकत्व तथा धारिता दोनों के मार्ग में अवरोध को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिघात कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रतिघात है वो इंडक्टर तथा कैपेसिटर के मार्ग में उत्पन्न होता है। ठीक है, और इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो हमारा प्रेरकत्व है, जो रिएक्टेंस है, ओके, वो 2 टाइप का होने वाला है। पहला हमारा जो टाइप है वो है प्रेरणिक प्रतिघात, जिसको हम हिंदी में कहते हैं एक्स ऑफ एल। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो जैसा कि हमने कहा कि जो रिएक्टेंस है वो ऑफर होता है या तो इंडक्टर के पाथ में या फिर हमारे कैपेसिटर के पाथ में। तो यहाँ पर अगर इंडक्टर के कारण जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है उसको हम कहते हैं प्रेरणिक प्रतिघात। देखो, एक्स ऑफ एल मीन्स यहाँ पर रेजिस्टेंस किसके कारण ऑफर हो रहा है, इंडक्टर के कारण, है ना। सो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नॉन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस।
है ना। मीन्स हम कह सकते हैं कि प्रेरकत्व L के कारण धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं, है ना। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय XL, और XL का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओमेगा L। ठीक है, यहाँ पर हमारे जो ओमेगा L है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो हम XL को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, XL इक्वल टू 2πfL। ओके, तो ये हमारा पहला टाइप हो गया रिएक्टेंस का। रिएक्टेंस का हमारा जो दूसरा टाइप है वो है हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस सेकंड हमारा टाइप है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और जिसको हम हिंदी में कहते हैं धारितीय प्रतिघात। धारितीय प्रतिघात, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x ऑफ c से। अब इसकी डेफिनेशन हो जाने वाली है कि द रेजिस्टिव फोर्स ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, आई रिपीट अगेन, द रेजिस्टिव फोर्स ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब यहाँ पर जो रेजिस्टिव फोर्स ऑफर होता है वो कैपेसिटर के द्वारा होता है। अगर हम डेफिनेशन हिंदी में देखें तो धारिता के द्वारा या धारितीय के द्वारा करंट के मार्ग में या विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, धारितीय प्रतिघात, है ना। कैपेसिटर के कारण प्रत्यावर्ती धारा में कैपेसिटर के कारण जो उत्पन्न अवरोध होता है उसको हम कहते हैं धारितीय प्रतिघात। तो आप डेफिनेशन लिखें कि संधारित्र के कारण मार्ग में उत्पन्न अवरोध, संधारित्र के कारण कैपेसिटर के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को ही हम क्या कहते हैं, धारितीय प्रतिघात। ओके, तो ये हो गया हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और कैपेसिटिव जो रिएक्टेंस है उसका हमारा जो फॉर्मूला है वो x ऑफ c इक्वल्स टू 1/ωc। अब यहाँ पर जो ओमेगा सी है वो ओमेगा जो हमारा है वो कोणीय आवृत्ति, जिसको हम कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2πfc। सो xc इक्वल्स टू 1/2πfc। सो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ द रिएक्टेंस। तो हमारा रिएक्टेंस जो हो गया वो क्या हो गया, द रेजिस्टिव फोर्स offered by the inductor or the capacitor in the path of electric current is known as reactance, and there are two types of reactance: inductive reactance and capacitive reactance. The resistive force offered by the inductor is known as inductive reactance, and the resistive force offered by the capacitor is known as capacitive reactance. तो अगर हम हिंदी में देखें तो प्रतिघात जो हमारा है वो प्रेरकत्व तथा धारिता दोनों के कारण उत्पन्न होता है, तथा प्रेरकत्व तथा धारिता दोनों के कारण उत्पन्न करंट के मार्ग में अवरोध को हम कहते हैं प्रतिघात। प्रतिघात दो प्रकार का होता है, प्रेरकत्व के कारण उत्पन्न प्रेरकत्व के कारण उत्पन्न अवरोध को हम क्या कहते हैं, प्रेरणिक प्रतिघात, तथा धारिता के कारण उत्पन्न अवरोध को धारितीय प्रतिघात कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और टर्म हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारी जो सेकंड टर्म है वो यहाँ पर है हमारी इम्पीडेंस। सेकंड हमारी यहाँ पे टर्म जो है वो क्या है, इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस को हम हिंदी में कहते हैं प्रतिबाधा। ओके, प्रतिबाधा। ओके, यहाँ पर जो हमारा इम्पीडेंस है वो कुछ इस प्रकार से होने वाला है कि यदि सपोज कर लो कोई सर्किट है जिसमें हमारा इंडक्टर भी है, उस सर्किट में हमारा रेजिस्टेंस भी है, और उस सर्किट में कैपेसिटर भी है। ऐसा कोई सर्किट हो, इलेक्ट्रिक सर्किट हो, जिसमें इंडक्टर, रेजिस्टर और कैपेसिटर तीनों अवेलेबल हो, उस टाइप के सर्किट में जो रेजिस्टिव फोर्स ऑफर होता है उसको हम कहते हैं इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। ओके, तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इफ एनी सर्किट कंसिस्ट इंडक्टर, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर, in that case the resistive force offered by the LCR circuit is known as impedance. ओके, यदि किसी परिपथ में L, R और C तीनों अवेलेबल हो, उस कंडीशन में LCR सर्किट के द्वारा करंट के मार्ग में उत्पन्न या LCR सर्किट के द्वारा उत्पन्न अवरोध को हम कहते हैं प्रतिबाधा।
है ना, मतलब परिपथ में कम से कम ये तीनों अवयव लगे होने चाहिए। तो उस कंडीशन में हम उस परिपथ को क्या कहेंगे, एलसीआर परिपथ। और एलसीआर परिपथ में ही जो हमारा जो रेजिस्टिव फोर्स ऑफर होता है उसी को हम कहते हैं इम्पीडेंस। ओके, तो यहाँ पर जो इम्पीडेंस है उसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और इम्पीडेंस का जो जनरल फॉर्म है वो कुछ इस प्रकार से होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, सम्मिश्र संख्या की फॉर्म में होता है, R + jx की फॉर्म में लिखते हैं, Z = R + jx, है ना, J कैप X ये हमारा रिएक्टेंस है, ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस। ओके, यहाँ पर Z का एक और फॉर्मूला यहाँ पे बन के आता है, वो है हमारा Z = √R² + XL - XC का होल स्क्वायर। ओके, इस फॉर्मूले के बारे में हम डिटेल में यहाँ पर डेरिवेशन भी इसके बारे में करने वाले हैं। जब हम एलसीआर सर्किट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे तब हम इम्पीडेंस का ये मैग्नीट्यूड का ये जो फॉर्मूला जो हमने ये लिखा है उसको भी हम डिराइव करने वाले हैं। तो Z जो है उसको हम इम्पीडेंस कहते हैं। और अगर किसी सर्किट में इंडक्टर, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस तीनों अवेलेबल हो और तब जो रेजिस्टेंस के पाथ में ऑफर हो जो हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव हम जो कहते हैं उसी को हम कहते हैं इम्पीडेंस, है ना। जो ऑब्स्ट्रक्शन हमारा जो क्रिएट होता है वो कब होगा, जब अगर सर्किट में हमारा इंडक्टर, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर तीनों हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इम्पीडेंस। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जो हमारा इम्पीडेंस है, रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है और इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इन सब का हमारा जो यूनिट होगा, अगर हम यूनिट की बात करें, इनके मात्रक की बात करें, तो इन सब का जो हमारा मात्रक होता है वो होता है हमारा ओम। मीन्स रिएक्टेंस का भी मात्रक ओम होता है, यूनिट ओम होता है, और इम्पीडेंस का यूनिट भी ओम ही होता है। Okay, so this is all about our today's lecture. If you face any kind of doubt regarding this whole lecture, in that case you can comment in our doubt section and your doubt will be definitely solved in our upcoming lecture. In our upcoming lecture, we will discuss about the resistive, capacitive and inductive circuit. Thank you.